हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका नाम है गुलेन-बेयर सिंड्रोम। तो गुलेन-बेयर सिंड्रोम होता क्या है? जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस, उसमें क्या क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो आती है हमारी क्रेनियल नर्व्स और एक आती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है। जो ये माइलिन शीट होती है जो ट्रांसमिशन का काम करती है न्यूरॉन्स में, मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे माइलिनेटेड शीट होती है ये, जो कि नर्व इम्पल्स को फास्टली ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें होता क्या है, गुलेन-बेरी सिंड्रोम में डीमाइलिनेशन होने लग जाता है। डीमाइलिनेशन मतलब ये हटने लग जाएंगी, इसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो है क्या बेसिकली? ये डीमाइलिनेशन है किसका? न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब ये डीमाइलिनेशन किसी भी वजह से हो सकता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो माइलिनेशन है वो करवाता कौन है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, ग्लियल सेल्स के बारे में मेरी क्लास थी, आप देख सकते हो। तो ग्लियल सेल्स जो होते हैं वो सैटेलाइट सेल्स होते हैं और एक होते हैं शिवान सेल्स। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शिवान सेल्स होते हैं वो माइलिनेशन का काम करते हैं। किसको माइलिनेट करते हैं? वो पेरिफेरल नर्व्स की, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हैं उनको माइलिनेट करते हैं, न्यूरॉन्स को। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स में जो न्यूरॉन्स हैं उनको माइलिनेट करते हैं कौन? शिवान सेल्स। तो बेसिकली होता क्या है, या तो ये शिवान सेल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इसका इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा ना। इन्फ्लामेशन होगा तो इसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा। इसके इन्फ्लामेशन की वजह से क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स का भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन होगा। किसकी वजह से? जो हमारे शिवान सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनकी वजह से। तो मैंने क्या बोला, जितनी मेन मेन बातें हैं बस वो याद रखो। एक ये याद रखो कि क्या होता है, न्यूरॉन्स किसके इफेक्ट होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं। क्या होता है ये? कैरेक्टराइज्ड बाय क्या है? प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो पहले तो इसको हम दो नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस, और इसको बोलते हैं हम लॉन्ड्रीज पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है। लैंड्रीज पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो लैंड्रीज पैरालिसिस बोल लो, या फिर पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस बोल लो, या गुलेन-बेयर सिंड्रोम बोल लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या बोला, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन मतलब माइलिन शीट हटने लगेगी। डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, किसके न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बीमारी किसकी हुई है, डिसऑर्डर किसका हुआ? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ सकता है कि गुलेन-बेयर सिंड्रोम जो है वो हमारे सीएनएस का डिसऑर्डर है या पीएनएस का डिसऑर्डर है। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये पीएनएस का डिसऑर्डर है। सीएनएस के इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है, या स्पाइनल कॉर्ड के किसी स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो दो चीजें होती है, ये मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पेरिफेरल, यहां से नर्व्स आएंगी, सेंसेस देंगी, ठीक है। अब यहां से नर्व्स आएंगी जो वो क्या करेंगी, मान लो मेरा हाथ है या पैर है, यहाँ पे मोटर नर्व्स आएंगी, ठीक है। तो मोटर नर्व्स आएंगी तो इसको मूव कराएंगी, सेंस जाता है कि हाँ भाई मूव कराना है। तो जब कराना है बोल दिया इसको तो ये कहेगा कि भाई कर दो, है ना। कराना है कर दो, कराना इज सेंस, और कर दो मतलब मूवमेंट हो गया है। तो हुआ क्या, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमारे ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई वर्टिब्रा अफेक्टेड नहीं है। हुआ क्या है, जो ये पेरिफेरल नर्व्स थी, पेरिफेरल
ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो जा रही थी इसमें हुआ है अफेक्ट, ठीक है, इसलिए इसको बोला है पीएनएस। सीएनएस से हमारा कोई मतलब नहीं है, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो सीएनएस से कोई मतलब नहीं है गुलेनबर्ग सिंड्रोम का, ठीक है। डिसऑर्डर ये पीएनएस का है, ये हमेशा आपको याद रखना है। कैरेक्टराइज्ड बाय डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस। और इसमें क्या हम बोलते हैं, क्या होता है, न्यूरोनाइटिस। न्यूरोनाइटिस का क्या मतलब है, न्यूरोनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो बेसिकली बड़ी बड़ी बातें यही हैं इसके बारे में कि पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस भी बोलते हैं, लैंड्रीज पैरालिसिस भी बोलते हैं इसको, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, क्रेनियल नर्व्स और हमारे स्पाइनल नर्व्स के न्यूरॉन्स का न्यूरोनाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो जाता है। अब क्या है इसकी कॉजेस क्या है, कॉजेज इसके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हमारा सबसे पहला कॉज इसका यही है कि अननोन है, इडियोपैथिक है। अब मैं इतना ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रही हूँ, हर चीज के लिए हर बार डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बताया शिवान सेल, सैटेलाइट सेल्स मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। तो शिवान सेल्स का नंबर इसमें कम हो जाता है। एक तो हमारा कॉज हो गया इसमें कि इडियोपैथिक है, अननोन है, पता ही नहीं चलता है कि रीजन क्या है। एक है कि कौन सी डिजीज है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है मतलब क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है इसमें। कैसे होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वैसे तो एक आप बोलो तो नॉर्मल हमारा वो होता है, जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी, क्यों, ताकि जो एंटीजन आया उसको डिस्ट्रॉय कर सके ना, फॉरेन बॉडी अगर कोई आई है तो हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है ताकि इन्फ्लेमेशन से बच सके हम। लेकिन जो बॉडी की अपनी ही ये एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के नेचुरल सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, इसको ऑटो इम्यून क्यों बोला हमने, जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज हुई, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये हमारी नेचुरल सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। और वो नेचुरल सेल्स कौन सी को डिस्ट्रॉय करती है, जो हमारे शिवान सेल्स हैं, ग्लियल सेल्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है ये किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसलिए इसको बोला गया ऑटो इम्यून डिजीज है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी नेचुरल सेल्स हैं, जो शिवान सेल है वो नेचुरल सेल है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो क्या होगा, अब शिवान सेल क्या कर रहा है, वही तो माइलिनेशन कर रहा है ना हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसका माइलिनेशन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी। तो एक कॉज ये हो गया, और हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ठीक है। चलो तो एक एक करके लिखते हैं कि कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं इसके, सारे कॉजेस को एक एक करके लिखेंगे। मोस्टली जो है कि अननोन ही इसका कॉज रहता है, और ऑटो इम्यून डिजीज है ये याद रखना है बस। तो क्या बोला मैंने कॉजेस में, सबसे पहले तो लिख लो इडियोपैथिक है भाई, पता नहीं चलता हमें, अननोन और इडियोपैथिक। अननोन और इडियोपैथिक पता ही नहीं चलता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से या ऑटो इम्यून की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। और क्या बोला मैंने, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई इन्फेक्शन है वो मोस्टली होता है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई की वजह से।
ये कई बार क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं इस बैक्टीरिया का नाम। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इसकी वजह से क्या होता है, गुलन बेरी सिंड्रोम हो सकता है जीआई में, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये मेन कॉज होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस का भी। तो ये हमारे क्या है, कॉजेज हैं, गुलन बेरी सिंड्रोम की कॉजेज हैं ये सारे। अब क्या है, अननोन है, इडियोपैथिक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर जीआई इन्फेक्शन। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई की वजह से होता है, और ये एक मेन कॉज भी है गैस्ट्रोएंटराइटिस का। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने देख लिया है कि कॉजेस क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि इससे सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट में, साइन एंड सिम्टम्स हम क्या देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। अब जैसे नेम में मैंने बताया था, लैंड्रीज पैरालिसिस है इसका नाम, और पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस है ये। तो पैरालिसिस वर्ड आ रहा है, तो इसमें होता क्या है, मैंने जैसे बताया पेरिफ्रीज का है ना ये डिसऑर्डर, तो हमेशा इसमें पैरालिसिस कहाँ से होता है, लोअर मोटर के जो न्यूरॉन्स है वहां से होता है। असेंडिंग पैरालिसिस होता है इसमें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जैसे मैंने बोला, सबसे पहले क्या आता है, असेंडिंग पैरालिसिस आता है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब क्या है देखते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या बोला, असेंडिंग पैरालिसिस। मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे, मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, ये उसके हाथ है, ये उसके पैर है, तो क्या होगा, पैरालिसिस पहले पैर से स्टार्ट होना शुरू होगा, उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा, लोअर से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोअर मोटर पेरिफ्रीज के जो न्यूरॉन्स हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो अफेक्टेड ज्यादा होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स भी अफेक्ट होंगे, जो सेंसरी वर्क है वो भी अफेक्ट होगा, लेकिन मोस्टली जो फर्स्ट साइन पूछो या फिर बोलो मोस्ट कॉमन, वो कौन सा, किसकी वीकनेस होती है, मोटर न्यूरॉन की वीकनेस होती है। तो हमेशा याद रखना है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मोटर की होगी या सेंसरी की, होती तो सेंसरी की भी है, पर मोस्ट कॉमन क्या है, वो मोटर की होती है। तो मोटर न्यूरॉन की वीकनेस होती है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है, नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या है ये पैरालिसिस, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगा धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी है कि पूरी बॉडी ही एकदम पैरालाइज्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। नीचे से पहले पैर से स्टार्ट होना शुरू होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब दूसरा है क्या है, न्यूरॉन्स की वीकनेस होती है इसमें। ठीक है, तो असेंडिंग ही पैरालिसिस होता है, असेंडिंग न्यूरॉन्स की ही वीकनेस होती है। कह सकते हैं कि असेंडिंग न्यूरॉन वीक है, इसीलिए असेंडिंग पैरालिसिस हुआ है। असेंडिंग न्यूरॉन्स मतलब नीचे की तरफ जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं, उनकी वजह से ही असेंडिंग पैरालिसिस होता है। और क्या हो सकता है, अब पैरालिसिस हो रहा है तो मतलब कि हमारे जो मूवमेंट्स हैं या तो बिल्कुल रुक भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। तो कम होने को क्या बोलते हैं, हमारी मसल टोन को कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिया, या फिर क्या हो सकता है, एटोनिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ मसल टोन, लॉस ऑफ मसल टोन, या फिर एटोनिया इज लॉस ऑफ मसल टोन, और हाइपोटोनिया मतलब डिक्रीज हो जाएगी मसल टोन। और पैरालिसिस, इसमें दो टाइप के पैरालिसिस होते हैं। एक तो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब एकदम स्लो मूवमेंट्स होते हैं इसमें। एक तो हाइपर रिफ्लेक्सिव वाला जो पैरालिसिस होता है, उसमें क्या है, सारी चीजें हाइपरटोनिक मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सेस भी हाइपर होंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होंगे, जैसे कि पार्किंसंस में होता है ना, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कम होते हैं, इसमें फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस होता है, इसमें मूवमेंट स्लो होते हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोरिफ्लेक्सिया, मतलब रिफ्लेक्सेस पुअर हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, बोल सकते हो हम हाइपोरिफ्लेक्सिया। ठीक है, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस।
ये तो ऑलमोस्ट हमारे सारे जो मोटर सिम्टम्स हैं उनकी बात हो गई है। हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाता है, हाइपोटोनिया हो जाता है, ठीक है। अब क्या है सेंसेस में, मतलब सेंसेस में बस ये याद रखना है कि सारे सेंसेस जो है वो डिस्टर्ब होंगे। विजुअल, ऑडिटरी, जस्टेटरी, सारे सेंसेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज सेंसेशन। अब एक चीज और होती है इसमें, इसमें होती है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, डिफिकल्टी या फिर हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर। और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है गुलेनबेरी सिंड्रोम का, ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका गुलेनबेरी सिंड्रोम का। पर ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं वो रेस्पिरेटरी मसल्स को भी सप्लाई करती हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स और हमारा डायफ्राग्म जो है, हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको भी सप्लाई कर रही हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व उनको भी सप्लाई करती हैं। तो वो डैमेज हो गई तो मतलब हमारे रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी भी हो सकती है या फिर हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। बिकॉज हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उनका भी पैरालिसिस हो सकता है। किसकी वजह से? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो यही है सारे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। असेंडिंग पैरालिसिस होगा, पैरालिसिस नीचे से चल के ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि जो असेंडिंग न्यूरॉन्स हैं उनकी वीकनेस हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, लॉस ऑफ मसल टोन हो सकती है या फिर कम हो सकता है। फ्लैसिड पैरालिसिस होता है जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, सेंसेशन सारे कम हो जाएंगे, सेंसेस हमारे। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि जो पैरालिसिस है वो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स का भी हो जाता है। तो ये सिम्टम्स के बाद हम किसकी बात करते हैं? सिम्टम्स के बाद बात आती है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, हर किसी के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इवन पहला काम क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। दूसरा हम इसमें कर सकते हैं CSF। CSF जब भी लेंगे और किसी भी इन्फेक्शन में हमेशा CSF में क्या बढ़ा आता है? हमेशा प्रोटीन जो है वो किसी भी इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ ही आता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी भी कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में पहला क्या होता है? हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा मैंने क्या बोला? CSF चेक करेंगे। CSF में हमेशा क्या आएगा? इन्फेक्शन में प्रोटीन इंक्रीज्ड आएगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ आएगा। EEG कर सकते हैं, एबनॉर्मल आएगी EEG करेंगे तब। अब एक चीज और होती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं पेशेंट का। ये मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट जब पढ़ाया था टेस्ट तब भी बताया था डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शंस को चेक करने के लिए ही होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो टेस्ट होता है। आपने देखा होगा वो डॉक्टर हथौड़ा मार के चेक करता है, जो परकशन हैमर बोलते हैं उसको। तो वो जो चेक करता है वो क्या चेक करता है? मार मार के डॉक्टर हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स ही चेक करता है। अब इसकी क्या है? स्केल होती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स की स्केल होती है। वैसे पढ़ा चुकी हूँ मैं बट स्टिल अब टॉपिक आया है तो देख लो। +1 एंड देन 0। तो +4 अगर बोला तो इसका मतलब कि क्या है? बहुत ज्यादा ही मूवमेंट्स है, एग्जैजरेटेड। मारा हल्का सा उछलने लग गया बहुत तेज, ठीक है। +3 मतलब हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिया है। +2 बोलते हैं हम नॉर्मल को। +1 बोलते हैं हाइपोटोनिया, मतलब कि कम है मूवमेंट्स। और 0 बोल दिया जाए तो मतलब लॉस ऑफ मसल टोन। तो ये हमारी DTR की स्केल होती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जब हम चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स से
नी जर्क चेक करते हैं, ठीक है, एंकल जर्क चेक करते हैं, रिस्ट जर्क चेक करते हैं, और इसकी कौन सी नर्व्स हैं ये भी मैंने बताया था उसी क्लास में। तो आप मेरी सारी क्लासेस देखें सो दैट आपको प्रीवियस टॉपिक भी अच्छे से आए, तभी आगे के टॉपिक आप समझ सकते हो। अगर आप जंप करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तो पीछे का आपको समझ नहीं आएगा। और एनाटॉमी फिजियो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तो डिजीज कंडीशन समझ नहीं आएंगी, क्योंकि पता तो होना चाहिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है क्या, नर्व्स क्या है, कौन सी नर्व्स, कितनी नर्व्स, पता ही नहीं है तो क्या आपको समझ ही नहीं आएगा ना किस नर्व्स का डिसफंक्शन होने से क्या डिसऑर्डर हो रहा है। तो सारी क्लासेस देखो आप, सो दैट आपको पसंद आए और आपको समझ आए, आगे आप पढ़ो और ज्यादा। तो ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स है। हम इतना ही करते हैं डायग्नोसिस में, पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीएसएफ चेक करेंगे, प्रोटीन बड़ा आएगा, ईईजी करेंगे, अब नॉर्मल आएगा, डीटीआर चेक करेंगे, और इस स्केल के अकॉर्डिंग हम उसको क्राइटेरिया में पेशेंट को डालते हैं। तो अब सारी बातें होने के बाद बचती है बात किसकी, हमारे ट्रीटमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस होता क्या है, एक टेक्निक होती है प्लाज्मा फेरेसिस जिसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को वॉश आउट करते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा को वॉश आउट क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो एंटीबॉडीज हैं वो निकल जाए। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो हो रहा है वो कम हो जाए। पर प्लाज्मा फेरेसिस करने से होता क्या है कि वो खत्म ही हो जाता है, लेकिन हमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तो चाहिए ही। तो प्लाज्मा फेरेसिस किया हमने, एंटीबॉडीज निकल गई, पर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देते हैं आईवी आईजी, मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं हम आईवी रूट से। 5 टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, वो इम्यूनोग्लोबिन्स हम क्या करते हैं, आईवी पेशेंट्स को देते हैं। तो मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहला कर सकते हैं हम प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, प्लाज्मा फेरेसिस टू वॉश आउट प्लाज्मा। क्या करना है हमें, प्लाज्मा को निकालना है, तो प्लाज्मा को वॉश कर देंगे, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी। रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी। अब हमें सारी एंटीबॉडी तो निकालनी नहीं थी ना, अब एंटीबॉडी बचेंगी ही नहीं बॉडी के अंदर, तो फिर इन्फेक्शन और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो पर प्लाज्मा फेरेसिस हमने करा, क्योंकि वैसे ही कंडीशन क्या है, टेम्परेरी कंडीशन है, ये कोई एक परमानेंट डिसऑर्डर नहीं कि एक बार बॉडी में हो गया तो हमारी बॉडी वही रहेगी, नहीं, इट्स नॉट अ परमानेंट डिसऑर्डर, ये ट्रीटेबल है और ये ट्रीट हो जाता है विद टाइम। तो अब एंटीबॉडीज रिमूव हो गई पूरी, तो अब हम इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करा, ग्लोब्यूलिन्स देंगे पेशेंट को, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स देंगे। कैसे देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, हम देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को आईजीआई मतलब आईवी रूट से देते हैं। तो आईवी रूट से हम देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को, जो 5 टाइप के हमारे होते हैं आईजी, वो सारे दे देते हैं हम पेशेंट को। कितने देता है, हम देते हैं 10 mg ओवर 4 आवर्स, ठीक है। अब तीसरा होता है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हम क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। एंटीवायरल ड्रग्स में हम देते हैं एसाइक्लोविर। इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है, मैंने पहले भी बताया है, जेनेटिक म्यूटेशन। अब वही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे हम पेशेंट का। तो ये बात हो गई हमारी प्लाज्मा फेरेसिस की। वॉश आउट करेंगे प्लाज्मा को, किसके पर्पस के लिए, एंटीबायोटिक को हटाने के लिए। फिर इम्यूनोग्लोबिन देंगे हम आईवी 10 mg ओवर 4 आवर्स। वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अब क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेशेंट को सपोर्ट देंगे, डिजीज के बारे में पूरी तरह से बताएंगे, और उसको सबसे मेन क्या है कि उसको पैरालिसिस हो रहा है तो सेफ्टी हमारी क्या है, मेन प्रायोरिटी है, सेफ्टी देंगे, पोजीशनिंग करेंगे। तो मेन इतना ही है इसमें नर्सिंग केयर में। ये हमारा हो गया किसके बारे में, गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में पूरी हमारा हो गया है।
हमने क्या पढ़ा, गुलेनबेरी सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ड्रीज पैरालिसिस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस, क्योंकि ये क्या है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। क्या होता है, न्यूरोनाइटिस होता है किसका, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स का। जो शिवान सेल्स होते हैं वो किसी इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का माइलिनेशन नहीं होता और इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आती है। फिर हमने पढ़ा इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, असेंडिंग पैरालिसिस होगा, असेंडिंग मोटर न्यूरॉन्स की वीकनेस होगी, हाइपोटोनिया या फिर एरिफ्लेक्सिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर हाइपोरिफ्लेक्सिया हो सकता है, जो मूवमेंट्स है, मसल टोन है जो हमारी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म भी हो सकती है। और हमने क्या पढ़ा, सेंसेस हमारे कम हो जाएंगे। फिर हमने देखा है कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सीएसएफ चेक करेंगे और हम ईईजी कर सकते हैं, हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करेंगे। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट में प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन ही देते हैं आईवी के थ्रू 10 mg ओवर 4 आवर्स। वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल देंगे, बैक्टीरियल है तो हम दे सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को हमें अच्छे से कोप अप मैकेनिज्म बताना है, सारी डिटेल्स बतानी है उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड, और हमें समझाना है सबसे मेन रिलेटेड जो है वो है हमारी सेफ्टी, पेशेंट की ध्यान रखनी है बिकॉज उसको पैरालिसिस हुआ है। आई होप, तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, आपको आज की क्लास समझ आई हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो और रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।